नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, कल था आपका 27 जनवरी 2023 और एसएससी जीडी का एग्ज़ाम था कल। चारों शिफ्ट के एग्ज़ाम में मैथ के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर आ गया हूँ। दोस्तों, मैं वैसे ही प्रश्न को इस वीडियो में रखा हूँ। जो बहुत ही लो प्रश्न था उसे मैं इस वीडियो में नहीं रखा हूँ, क्योंकि आप जानते हैं बार बार लो चीज़ बताना सही नहीं है। मुझे जहाँ पर लगा कि आपको जो चीज़ बताना चाहिए, जहाँ पर आप कठिनाई फेस करेंगे, उसे दूर करने के लिए वीडियो लेकर आ गया हूँ आप लोगों के फरमाइश पे। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। साथ ही साथ दोस्तों, मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं आपके लिए वीडियो लाता हूँ, एक्स्ट्रा फैक्ट लाता हूँ ऐसा जो आपको एग्जाम में मिल जाता है, फिर भी आप लोग एक लाइक नहीं कर सकते। खैर कोई बात नहीं, लाइक तो आप अपने मन से करेंगे। अच्छा नहीं लग रहा होगा तो नहीं लाइक करेंगे, सिंपल सी बात है ना। तो यहाँ पे 11 से विभाजित आपको कोई आंकड़ा दे दिया गया है। विभाजन के नियम से सब दिन प्रश्न आ रहा है। विभाजन आपसे 9 और 11 से एग्जामिनर डिमांड करता है कि इसकी जानकारी आपको हो। तो देखिए, 9 से जो विभाजन होने का नियम है कि जो भी अंक है ये 9 के फैक्टर में होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं 729 9 से आपका विभाजित है, इसको जोड़िए, कितना हुआ 18, 9 के फैक्टर में है। 81 आपका 9 से विभाजित है, जोड़िए, 8 1 9, 9 के फैक्टर में है। तो 9 से विभाजन का जो है सभी का योग 9 होना चाहिए। 3 के विभाजन का नियम है सभी का योग 3 होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 12, 12 को 3 से जोड़िए अंकों को तो 3 हो जाएगा, कट जाएगा। 27 3 के फैक्टर में है, 9 के भी फैक्टर में है, दोनों से कटेगा। 2 से विभाजन के नियम लास्ट में एगो जीरो हो या लास्ट के एगो अंक कटे। 4 से विभाजन के नियम लास्ट में 2 गो जीरो हो या फिर लास्ट के 2 अंक कटे। इस प्रकार से चलता रहता है। 5 का विभाजन का नियम आता है कि आपको 5 का विभाजन के नियम लास्ट में एक जीरो या फिर एक अंक कटे। 25 से विभाजन का नियम लास्ट में 2 गो जीरो या फिर 2 गो अंक कटे। इस प्रकार से तो विभाजन के नियम तो आप पढ़े ही होंगे। खैर, यहाँ पे 11 का जो प्रश्न आया है वो एक दिखा देते हैं। 11 का क्या है, जैसे मान लीजिए ABCD 4 अंक का कोई संख्या दे दिया है, तो 11 से विभाजन आपसे जो है पूछा जा रहा है। तो आपको क्या करेंगे, A+C और B+D, A+C माइनस B+D, या तो इसका वैल्यू 0 होना चाहिए या फिर 11 होना चाहिए, दोनों में से कोई तो होना चाहिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ जो दिया गया संख्या है इसका एकांतर अंक जोड़िए। 4 2 6, 2 8, 6 14, एक साइड का हमारा आ गया 14, माइनस क्या होगा जी, 3 + y + 5, यानी 8 + y जो है माइनस होगा। अब मैंने कहा इसके बराबर या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए। क्या ये 11 संभव है? तो 11 संभव नहीं है। कैसे संभव नहीं है भाई? क्योंकि अगर 3 ही मैं घटाता 14 में से तब 11 होता, 8 पहले से घटाने के लिए पड़ी है, तो फिर तो 11 नहीं हुए। हम जीरो पे फोकस करेंगे। तो इसमें मैं क्या जोड़ूं कि 0 हो जाए? तो y का वैल्यू अगर मैं 6 रख दूं तो 8 और 6 14 में से 14 घटाएंगे तो 0, तो y का वैल्यू हमारा हो गया 6। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा, राम और श्याम और मोहन किसी काम को 12 दिन में इकट्ठे कर लेता है। राम उसी काम को 24 दिनों में, श्याम उसी काम को 32 दिनों में, तो मोहन अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा? देखिए, ये जो है 12 दिन में तीनों मिल के कर रहा है ना। तो फिर इफ़िशियंसी भी निकाल सकते हैं आप, है ना। तीनों को मिल के इफ़िशियंसी निकाल लीजिए। तो 12 दिन में 12, 24 और 32 का एलसीएम ले लीजिए। तो 12, 24 और 32 का एलसीएम कैसे ले सकते हैं? 6 और ये हो गया आपका 12, ये हो गया 16, ये 2, 3 6 8, ये भी 2, इसके बाद 3 4, ये 2, 3 3 कट गया और ये हो गया 4 4, 3 के बाद ना 24 दूना 48 दूना 96 एलसीएम आ गया। मैं कब एलसीएम डायरेक्ट पहाड़ा पढ़ के भी कर सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को समझाने के हेतु 96, 12 7 84, 12 8 96, 24 24 चौका 96, 32 तिया 96। अब देखिए, जो तीनों मिल की इफिशियंसी है एक दिन में कितना काम कर रहा है? तो एक दिन में 8 काम कर रहा है, जो तीनों मिल की नई इफिशियंसी है जी। राम प्लस श्याम प्लस मोहन एक दिन में जो है आपका 8 काम कर रहा है। और ये है आपका राम का और ये है आपका श्याम का। मुझे मोहन का पता नहीं है, इसी मोहना का निकालना है। तो 4 और 3 7 काम तो राम और श्याम मिलके कर रहा है। अब ये 8 में कितने की कमी है? तो 1 की कमी है, और टोटल काम हमने 96 माना है। तो इफिशियंसी 1 कब निकलेगी? जब मोहन अकेले उस काम को 96 दिन में करता होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर है। फिर से समझिए,
मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया है, जो आपका है एलसीएम विधि से चलना है, टाइम एंड वर्क को सबका एलसीएम ले लिया और जो एलसीएम आता है वही हमारा टोटल काम होता है। तो 96 हमारा एलसीएम है, ये टोटल काम है जी। ठीक है, इसके बाद तीनों की जो एफिशिएंसी है, यानी राम श्याम और मोहन जो मिलके 12 दिन में कर रहा है, तो 12 से इसको भाग देंगे तो 12 अट्ठे के 96, है ना। उसके बाद दूसरा कहाँ गया, 24 दिनों में राम कर रहा है तो 24 से भाग देंगे तो 4 आएगा। उसके बाद 32 दिनों में श्याम कर रहा है तो 32 से भाग देंगे तो 3 आएगा। तो राम और श्याम एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4 और 3 7 काम, और तीनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो एक दिन में तीनों मिलके कर रहा है आपका 8 काम। तो कितने डिफरेंस है, -1 का। तो यही एक काम तो मोहन कर रहा है जी, क्योंकि तीनों मिलके तो 8 कर रहा है, ये दोनों मिलके 7 कर रहा है, तो एक के ना काम करेगा। और जब मोहन का एफिशिएंसी 1 है तो काम टोटल 96 है, तो इसको 96 से भाग देंगे तब ना 1 आएगा। तो इसीलिए इसका जो है ये 96 दिन में अकेले पूरा काम करेगा। आई होप आप समझे। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न, दो गोला की पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है, तो उसके आयतन का अनुपात। अब देखिए, गोला का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात है, चाहे कोई भी मेंसुरेशन टर्म में आपको अनुपात वाला वैल्यू आता है तो पहले सूत्र आना चाहिए, तभी आपको जो है बना पाओगे, है ना। तो गोला का जो है, क्योंकि हो सकता है कि कभी एक किसी का वक्र पृष्ठ दे दे, किसी का संपूर्ण पृष्ठ दे दे, किसी के आयतन से किसी के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात दे दे, है ना। तो सूत्र रहना चाहिए याद। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है जी 4πr²। 4πr² तो दोनों में होगा, क्योंकि दोनों तो गोला ही है, तो 4π तो हम भूल जाएंगे। अब r² की बात हो रही है, एगो बड़का देख, चलिए पूरा ही समझा देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। 4π मान लीजिए एगो बड़का स्क्वायर है, 4π एगो छोटका स्क्वायर है, दोनों का अनुपात 4:9 है। 4π कट गया, बड़का आर बाई छोटका आर का वैल्यू कितना निकल गया, 2/3, क्योंकि भाई ये जो आर स्क्वायर करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर है और ये 3 का स्क्वायर है, स्क्वायर कट जाएगा 2/3। बड़का आर का वैल्यू निकलेगा आपका 2 और छोटका आर का वैल्यू निकला आपका 3। ठीक है, तो आयतन का अनुपात पूछ रहा है, तो आयतन में क्या 4/3πr³ चाहिए। अब 4/3πr³ आयतन का अनुपात, तो 4/3π कट गया, यानी बड़का r³ बट्टा छोटका r³ का वैल्यू चाहिए, तो 2 का क्यू कितना हो गया 8, 3 का क्यू कितना हो गया 27। तो 8:27 जो है आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे सवाल में एग्जाम में टाइम बिल्कुल नहीं देना है, देखते आना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी मेरे भाई। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न, किसी वस्तु को 522 रुपये में बेचने पर हुई लाभ उसी वस्तु को 378 में बेचने पर होने वाले हानि के समतुल्य है, वस्तु की लागत कीमत क्या है। देखिए, जब भी आपको ऐसा प्रश्न एग्जाम में आए कि एक बार इतना में बेचा तो इतना लाभ हुआ, उतना ही में फिर दूसरा किसी विक्रय मूल्य पे बेचा तो इतना ही हानि हुआ, जैसे ये भी आपका सेलिंग प्राइस है लाभ के साथ, और ये भी आपका सेलिंग प्राइस है हानि के साथ, और बोल रहा है कि 522 में बेचा तो कुछ रुपया लाभ हुआ और 378 में बेचा तो वही कुछ रुपया हानि हुआ। तो क्रय मूल्य आपका सीपी निकालने के लिए ऐसे सवाल में इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं। और ये कैसे होता है मैं अभी बता देता हूँ, क्योंकि मैथ में कहीं कोई ट्रिक नहीं है, आप बनाते बनाते जब मच जाते हो उसी को ट्रिक बोलते हैं। ठीक है, तो 5 और 3 कितना हो गया 800, और 78 और 22 कितना हो गया 100, तो ये आप कितना हो गया 900 रुपया। 900 को 2 से भाग देंगे तो कितना 450 रुपया। 450 रुपया जो हमारा यही आंसर है। तो 450 कहाँ है भाई, ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है, अब ये कैसे होता है, देखिए एसपी क्या होता है, सेलिंग प्राइस लाभ के साथ बेचे हैं, तो 522 में से मैं कुछ क्रय मूल्य को घटाऊंगा तो लाभ होगा, तो कॉस्ट प्राइस को घटाया तो ये लाभ हुआ, है ना। लाभ बराबर, है ना, ये लाभ का जो आया इतना ही लाभ हुआ उतना ही हानि हुआ। तो आपका जो है 378 में हानि मतलब क्या होता है, हानि मतलब जो है आपका क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है ना, और लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। तो बोलता है कि जितना लाभ हुआ उतना ही हानि हुआ, दोनों को हम बराबर कर दिए। देखिए 2CP बराबर ये माइनस में है, इधर आके जुड़ जाएगा, तो CP बराबर दोनों को जोड़ के 2 से भाग नहीं हो गया, तो कुछ भी ट्रिक व्रिक नहीं होता है ना। इसके अलावा यहाँ पे 8 और 12 का मध्यानुपाती क्या होगा, ये सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, आगे मैं डिस्कस कर लूँगा। अगर आपको बना मतलब समझ गए हैं तो आप मुझे जो है चलिए बना देते हैं। 8 और 12 का मध्यानुपाती क्या होती है मेरे भाई, मध्यानुपाती में 2 डिजिट होगा, तृतीयानुपाती में 2 डिजिट होगा, ये बताया था। चतुर्थानुपाती में आपका 3 दिया रहेगा और एक आपसे डिमांड करेगा। ठीक है,
तो 2 डिजिट रहता है मध्यानुपाती में, दोनों को रूट के अंदर डाल के गुना कर देना का है। 8 × 12 इसका निकलेगा आपका 8, 4 × 12, 4 दूनी के 8 और 4 निकलेगा। इसमें से 2 3 और 4√6 जो है आपका आंसर हो जाएगा। दोनों को रूट में गुना करके निकाल देना है, मध्यानुपाती की काम खत्म। एक प्रश्न यहाँ पे 8,000 रुपये में दो पुरानी वस्तु खरीदी गई। यदि एक को 40% लाभ पर और दूसरे को 40% की हानि पे बेचा गया, दोनों का विक्रय मूल्य समान रहा हो तो दोनों का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए बनाने के इसके कई तरीके हैं, लेकिन मैं आपको बेसिक तरीका ही बताऊंगा ताकि आपको डायरेक्ट समझ में आए। देखिए जब तक जान पहचान बहुत पुरानी नहीं होती, ट्रिक उस आदमी का समझ में आता नहीं, अटपटा सा लगता है। तो इसीलिए जो है मैं आपको बेसिक तरीके ही चलूँगा। मान लीजिए 8,000 रुपया में दो गो पुरानी वस्तु खरीदी, दो गो न खरीदा गया, तो एगो अगर x रुपया में होगा तो एगो 8,000 माइनस x रुपया की वस्तु होगी, है ना। और ऐसे प्रश्न को आप ऑप्शन से करें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। मैं चलिए ऑप्शन से भी करके दिखा दूंगा, पहले ये बेसिक देख लीजिए। 40% लाभ पर दूसरे को 40% हानि पे, एक को 40% लाभ पे 140/100 मतलब 7/5 लिख सकते हैं, और दूसरे को 40% हानि पे मतलब 3/5 लिख सकते हैं। और ये दोनों का विक्रय मूल्य आपस में समान रहा, इसी को बैलेंस करना है। x और 8,000 माइनस x की वैल्यू निकालना है, आपका आंसर हो जाएगा। इसे बैलेंस करना भी काफ़ी इजी है, 5 से 5 आप काट सकते हैं। ये 7/5 और 3/5 मैं कहाँ से लाया, ये स्पष्ट रूप से आपको समझ में आना चाहिए। भैया ये 40% लाभ पे बेचा तो 140/100 करेंगे, 140/100 करेंगे तो इसको काटेंगे तो 7/5 होगा, यही 7/5 है। और ये 40% हानि पे बेचे तो 60/100 मतलब 3/5 है। 5 से 5 कट के इधर 7x है और इधर -3x हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा आपका 10x। 10x बराबर कितना हो जाएगा, 8 × 24,000, है ना। 24,000 रुपया हो जाएगा। एगो जीरो से एगो जीरो कट जाएगा, एगो मान तो आपका 2400 आ गया x का वैल्यू, और 8,000 में से 2400 घटाएंगे तो आपका एगो हो जाएगा 5600, ठीक है। 2400 और 5600, ऐसा कहीं ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नहीं दिया है, ठीक है। कोई बात नहीं, ऑप्शन नहीं दिया है तो क्या हुआ, 2400 और 5600 ही होगा। देखिए फिर से देख लीजिए, 8,000 रुपये की वस्तु है, एगो अगर x में खरीदे होंगे तो एगो 8,000 माइनस x में खरीदे होंगे, बोल रहा है कि दो वस्तु खरीदी गई। यदि एक को 40% के लाभ पर, 40% लाभ मतलब आपका जो है 7/5, 140/100, है ना। इसके बाद जो है आपका 140/7 सही है जी, 20 7 7 14 सही है। इसके बाद एगो 40% हानि पे मतलब 60% पर, तो 3/5। अब इसी को बैलेंस करना है, 5 से 5 कट गया तो ये 7x बचा, और इधर के माइनस के 3x तो इधर आएगा, तो प्लस के 3x तो 10x हो जाएगा। 10x बराबर 24,000, तो एक x का वैल्यू जो है 2400, सही है जी। 2400 और 5600 जो है आंसर होगा, ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नहीं है तो मैं ऑप्शन से कर भी नहीं सकता। खैर यहाँ पे 2400 और 5600 मैं ऑप्शन एक रख दिया, मान लो 2400 और 5600 ऑप्शन रख दिया। अब इसमें आप मैच करो, मैच करो, एक का 40% का लाभ, दूसरे के 40% की हानि, है ना। तो दोनों का विक्रय मूल्य बराबर आएगा। 2400 का 140% करो और 5600 का 60% करो, दोनों का बात बराबर आएगा। चलो कर लेते हैं। 2400 का 140%, ठीक है, ये दोनों जीरो उड़ा दो। 140 को 24 से गुना कर लो, 140 को 24 से गुना करने के लिए हम 14 से गुना कर लेंगे, 240 और 24 चौका 20 चौका 80, 4 चौका 16, 96, तो ये हो गया 6, 9 4 13 का 3 हाथ में 1, 2 1 3, यानी 3360 रुपया इसकी वैल्यू आ रही है ना। और 5600 का मैंने कहा 60% निकालो, ये भी उतना ही आएगा। 5600 का 60% मतलब 3 होता है 5, 5 1 5, एक पर 5 1 5, एक पर दूना 10, 5 9 10, ये 1120 को 3 से गुना करो तो 3360 आएगा, ठीक है। दोनों वेरीफाई हो गया, ऑप्शन नहीं है चलेगा, ठीक है। आपको हिसाब बनाने की तरीके आने चाहिए, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न है हमारा, एक आदमी कुछ वस्तु को x रुपये में 1 दर्जन के हिसाब से खरीदते हैं। अब क्रय मूल्य क्या हो गया हमारा, CP क्या हो गया, x बटा जो है x रुपया में 1 दर्जन के हिसाब से खरीदते हैं, तो 12/x जो है हमारा 1 रुपया में 12, तो मतलब x रुपया में 12 पीस, तो 1 रुपया में 12/x पीस, ये हमारा हो गया CP। और SP बोलता है x रुपया में 8 के हिसाब से बेच देता है, x रुपया में 8 के हिसाब से बेच देता है, ठीक है। यहाँ पर अरे ठीक है, तो यहाँ जो है आपका एक आदमी जो यहाँ पे यही प्रश्न बता रहे हैं, कुछ वस्तु को x रुपये में 1 दर्जन के हिसाब से खरीदते हैं,
एक दर्जन के हिसाब से मान लीजिए कि 5 रुपया में आप 12 गो पीस खरीद रहे होते हैं, तो 1 रुपया में कितना खरीदेंगे, है ना, कितना खरीदेंगे आप बताइए। तो x/12, एक पीस का कीमत कितना हो जाएगा, x/12 हो जाएगा। तो एक पीस का कीमत इस हिसाब से 5/12 हो जाएगा। तो मैं जो है एक पीस का कीमत निकाल लेता हूँ, एक पीस का जो है सीपी निकाल लेता हूँ, तो हमारा कितना हो जाएगा, है ना, x/12 हो जाएगा। ठीक है। अब बोल रहा है कि x रुपये में 8 के हिसाब से बेच दिए, ये हमारा SP अब निकल रहा है, x/8 निकल रहा है। तो बोल रहा है उसका लाभ प्रतिशत कितना है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो भाई लाभ प्रतिशत तब होगी जब लाभ हुई होगी, तो लाभ हुई होगी तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे, और 12 और 8 का एलसीएम हो जाता है जी आपका 24, 8 त्रिक 24, 3x में से 2x घटेगा, तो x/24 का आपका हो गया लाभ इसको। ठीक है, लाभ गुने 100, और कॉस्ट प्राइस क्या है x/12, इसको बैलेंस करो आपका आंसर निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे x गुने 100/24 और गुने x/12 करना है, सॉरी 12/x करना है। x कट गया, 12×24, 50% का लाभ होगा। इसको काटिएगा आप, क्योंकि जगह थोड़ा कम पड़ रहा है, इसको काटिएगा। x/24 गुने, ये कहाँ से आया ये भी आपको समझ में एक बार फिर से आ जाता है ना। देखिए x रुपये में एक दर्जन खरीदते हैं, एक दर्जन का मतलब 12, तो एक पीस का दाम कितना होगा, x/12 रुपया। ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस। और सेलिंग प्राइस आपका दे रखा है कि x से रुपया में 8 को हिसाब से बेचता है, तो x/8 आपका जो है सेलिंग प्राइस है। दोनों का डिफरेंस निकला था, x/24 था, तो x/24 आपका जो है लाभ निकल गया था। एलसीएम लीजिएगा, 12 और 8 का 24 होगा, 3x में से 2x गए तो x ऊपर बचेगा, तो x/24 आपका जो है लाभ हो जाएगा। अब लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100/क्रय मूल्य होता है, तो x/24 गुने 100 अब बट्टा क्रय मूल्य कितना निकला, x/12। इसी को बैलेंस करेंगे, 50% आपका आंसर निकलेगा। x देख के मत डरिए, x कट जाएगी। ठीक है। अगला प्रश्न जो हमारा 8 और 8 का तृतीयानुपाती क्या होगा। अभी मध्यानुपाती की बात की, अब हम तृतीयानुपाती में भी बताएं कि 2 ही डिजिट होते हैं। क्या होता है कि जो दूसरा स्थान पे लिखा है ए और बी, अपने मन से ये दोनों 8 भले हैं, कभी अगर अलग अलग अंक रहे तो ऐसा नहीं कि बीच वाले को दूसरे को ही पहले मान लिया, ऐसा कभी नहीं। पहले को ए मानो, दूसरे को बी मानो, और जो बी है उसका बी स्क्वायर करो और ए से भाग दो। तो 8 का स्क्वायर यहाँ पे करेंगे, और इत्तेफाक से 8 ही ए की जगह भी है, तो 8 से भाग दे देंगे, स्क्वायर कट जाएगा, हमारा 8 जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, पानी और चीनी के 3 लीटर मिश्रण में 40% चीनी है। यदि 1 लीटर पानी इस मिश्रण में मिला दिया जाता है तो नए मिश्रण में चीनी का प्रतिशत क्या होगा। देखिए 3 लीटर मिश्रण है और 40% चीनी है, ये वाटर है, ये शुगर है, ये 40% चीनी है, तो ये 60% जो है वाटर रहा होगा। ठीक है। अब इसको जो है 1 लीटर आपको ये ऐड कर दिया जा रहा है, 1 लीटर जो है आपका क्या ऐड कर दिया जा रहा है, पानी। पानी 1 लीटर और मिला दिया। तो पहले मैं आंकड़ा, कई तरीके हैं इसके, लेकिन जो है बेसिक तरीके जो सबसे, जैसे मान के चलता हूँ कि कुछ भी आज पहले दिन आप स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, तो ये आपका 3 हो जाएगा और ये आपका 2 हो जाएगा। 3:2 में जो है, इसमें जो है पहले से मिश्रण में घुले हुए हैं चीनी और वाटर। टोटल कितने हैं, 3 लीटर। 3 लीटर में 5 से भाग देना है, 5 यूनिट का वैल्यू 3 है, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 5 यूनिट का वैल्यू 3 है, तो 3 यूनिट का वैल्यू 3/5 गुने 3। ठीक है। 3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 3/5 गुने 3, और इसका कितना होगा, 3/5 गुने 2, इतना हो जाएगा। ये 9/5 होगा, ये 6/5 होगा, 9/5 6/5, सॉरी 6/5। इसमें बोल रहा है कि 1 लीटर पानी मिश्रण में मिला दिया, तो पानी कहाँ गया, वाटर यहाँ है, तो 9/5 में 1 लीटर और मिला दो, तो 9/5 + 1, तो मतलब 14/5 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 14/5, और ये पहले से 6/5 है। 5 से 5 काट दो, क्योंकि दोनों के नीचे में तो है ये 5 और 5। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 7 जी, और ये हो गया 3, तो 7:3 में हो जाएगा, है ना। तो चीनी का प्रतिशत क्या है बोल रहा है, तो 7:3 में हो जाएगा। 7:3 कहने का मतलब क्या है, 10 है, तो 30% हो जाएगा। ठीक है। 7 और 3 10, 100% का वैल्यू 10, तो 3 का कितना हो जाएगा, 30%। ये सब तो बेसिक चीज़ है जी, है ना, इसमें तो कोई ज़्यादा झंझट है नहीं। अगला प्रश्न, कोई व्यापारी अपने वस्तुओं की 3/4 16% के लाभ पे तथा शेष वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेच देता है, तो उसका समग्र लाभ प्रतिशत क्या है। अब देखिए, मान लीजिए कि 3/4, मान लीजिए उस आदमी के पास 100 गो वस्तु था, 100 पीस था,
3/4 को 16% के लाभ पे बेचता है, तो 100 का 3/4 मतलब 3/4, 4 से कटेंगे 25, 25 तिया के 75, 75 पीस को जो है 16% के लाभ पे बेच दिया। ठीक है, और शेष बचा 25, और बोल रहा है कि शेष को क्रय मूल्य पे बेच दिया। तो मान लेते हैं एगो वस्तु का क्रय एक पीस का दाम 1 रुपया था, तो 25 रुपया तो इधर से आ गया है ना, 25 को बेचा क्रय मूल्य पर था। एनी जो है लाभ पे बेचा 116/100 से गुना कर दिया इसको। ठीक है, 4 से कटेगा 25 मरतबे, 4 से कटेगा 4 दूनी के 8, 4 नंबर के 36, 75 गुना यहाँ पे कट गया 75, 3 से 29 तिया कितना हो गया, 20 तिया 60, 9 तिया 27, तो 87 रुपया इधर से आ गया, और 25 रुपया जो है इधर से आ गया। ठीक है, तो जोड़ लेते हैं 87 और प्लस 25। ठीक है, तो ये आपका जो है 7 5 12 के 2 हाथ में 1 8 2 10 और 1 11, 115 रुपया। 100 रुपये का चीज़ 100 पीस था, है ना, और हमारा जो बेचने के बाद इस हिसाब की इंफॉर्मेशन से 115 रुपया आ गया, तो हमारा 15% का लाभ हो गया। ठीक है दोस्तों, ये कैसे हुआ भाई, हमने 100 पीस माना, 3/4 मतलब 75, 75 को 16% लाभ पे मतलब 116/100 से गुना करा, इसको गुना करा तो काट के 87 आया। बोल रहा है कि जो शेष चीज़ बचा, तो शेष चीज़ 25 पीस बचा, दामे पर बेच दिया। मैंने 1 रुपया का एक चीज़ मान लिया था, तो 25 रुपया दाम पे बेच दिया। इन दोनों को जोड़ा, हमारा आ गया 115। 115 का वैल्यू मतलब आपका जो है 15% लाभ हो गई। एक प्रश्न यहाँ पे, चक्रवृद्धि ब्याज की जमा की गई 12,000 की धनराशि 5 वर्षों में दुगुनी हो जाती है, 8 वर्षों में कितनी हो जाएगी। देखिए 5 वर्षों में हो जाती है दुगुनी, मूलधन चाहे कोई भी हो, यहाँ पे मूलधन दे रखा है, 5 वर्षों में दुगुनी, 5 वर्षों में होगी दुगुनी आपकी, है ना। उसके बाद में बोलता है कि 8 गुनी कब हो जाएगी, है ना, तो 2 का पावर 1 है दुगुनी, तो 2 का पावर 3 होती है 8 गुनी, इसी समय को 3 से गुना कर देंगे। 15 वर्ष में जो है आपका कोई भी सा भी मूलधन यहाँ पे रहने दो। ठीक है, तो 8 गुनी जो है आपका 15 वर्ष में होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये हिसाब ऐसे भी पूछा जाता है कि कुछ वर्षों में मान लीजिए कि कोई धनराशि 5 वर्षों में दुगुनी हो जाती है, तो 16 गुनी कितने गुनी में होगी, मतलब मिला के दिया रहता है, तो 2 के पावर 1 तो 2, 2 के पावर 4 तो 16, इसी समय को इसी 4 से गुना कर देते हैं, तो 5 गुने 4, तो 20 वर्षों में जो है 16 गुनी हो जाएगी, इस प्रकार से। ठीक है, ये है चक्रवृद्धि ब्याज की गुनी वाला सवाल। साधारण ब्याज की गुनी वाला सवाल बहुत सिंपल होता है। जैसे इसी हिसाब में अगर आपको साधारण ब्याज लगा दे, जहाँ चक्रवृद्धि ब्याज लगा है वहाँ सिर्फ साधारण ब्याज यहाँ पे लिख दीजिए, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब 12,000 की धनराशि 5 वर्षों में दुगुनी हो जाती है, तो दुगुनी होती है ना, तो 2 में से 1, और कितने वर्षों में 5, रिक्वायरमेंट कितना है 8 गुना, तो 8 में से 1 और T2, यही आपको निकाल देना है। इसका मतलब मैं देसी अंदाज वाला तरीका है, ये किसी किताब में नहीं मिलेगा, मैं खुद ही इसे जो है क्या बताएं, मतलब खोजे हैं। ठीक है, अपने हिसाब के, अपने मतलब सहूलियत के लिए, कि गुना में से 1 घटा दो, 2 में से 1 गया तो 1, 1/5, 8 कितना गुना रिक्वायर्ड है 8 गुना, फिर गुना में से घटा दो, 8 में से 1 गया 7 और T2, 35 साल में जो है ये आपका 8 गुना हो जाएगा, अगर इसी बात में साधारण ब्याज की बात करें तो। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, कौन सी धनराशि 6 वर्षों में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 496 रुपये हो जाएंगे। देखिए आपको सिंपल इंटरेस्ट बताया था कि क्या होता है, रेट गुने टाइम का प्रतिशत, किसका, मूलधन का, किसका, मूलधन का। ठीक है, तो रेट गुने टाइम कितना हो गया भाई, 6 चौका 24%, 24% तो खाली ब्याज निकला होगा, और ये बोल रहा है अमाउंट दे रखा है आपका, धनराशि दे रखा है 496, तो 100% कोई चीज़ खुद में होता है, तो 124% जो है कौन है, किस धनराशि का 124% 496 है। तो मैं देख रहा हूँ कि भाई साहब 400 रुपये का 124% अगर निकालें तो 496 हो जाएगा, है ना, इसको निकाल दीजिए तो आपका जो 124 चौका 496, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है। एग्जाम के अंदर सिर्फ बनाना ही नहीं है, ऑप्शन पर भी एक लुक जरूर मारना है। ठीक है, इससे जो है आपका 30% सवाल बन जाता है। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या है, काफ़ी ट्रिकी सवाल और अच्छे बच्चे को गोता लगाने वाला सवाल। देखिए 1 से लेकर 100 तक के प्राकृत संख्या का अगर आपसे कोई पूछता है कि कितना अभाज्य संख्या है, तो 25 गो होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और 1 से लेकर 50 तक कोई पूछता है तो 15 गो होता है।
ये कहाँ से होता है मैं गिनवा देता हूँ। पहले ये दोनों ध्यान ही रखना है, रट्टा मार के रखो इसको। 1 से 100 तक 25 गो, 1 से 50 तक 15 गो। अब 1 से 50 पूछा गया है तो 15 में टिक लगा लेते हैं। 15 हमारा राइट आंसर है। और कौन कौन सा होता है? तो सबसे पहले 2 होता है। अभाज्य संख्या कभी भी 1 नहीं होता है, ठीक है। पहला अभाज्य संख्या आपका 2 होता है। 2, 3, 5, 7 ये हो गया 1 से 10 तक में, ठीक है। इसके अलावा 7, 8 नहीं होगा, 9, 10 नहीं होगा, 11, 13, 17, 19, ठीक है। इसके बाद में 23, 29, ठीक है। 23 और 29 हो जाएगा। इसके बाद में 31, 37, ठीक है। इसके बाद में कहाँ तक पहुँचे हम? 40 तक। अब 40 से अगला 43, 47। काउंट करो, 4, 4, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, एक कोई छूट रहा है, एक कोई छूट रहा है ना। 47, 41 लिखे क्या? 41 बाकी है भाई, ठीक है। ये 15 जो है आपका अभाज्य संख्या होता है 1 से 50 तक में, ठीक है। इसके अलावा किसी राशि पर 5% वर्ष की 5% दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 410 है। उस राशि पर उसी दर से उसी अवधि का साधारण ब्याज क्या होगा? देखिए भैया, 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हम रेट को कंक्लूजन मोड में लाने के लिए बोला था। तो रेट को कंक्लूजन मोड में कब लाते हैं? 2 वर्ष के लिए 2r r स्क्वायर के फॉर्म में। r कितना दे रखा है? 5%। तो 5 गुने 2 और 5 का स्क्वायर 25। तो इधर हो जाएगा 10, इधर हो जाएगा 25। 10.25%। मैंने कहा था कि इस स्लाइस के बाद मुझे 2 ही अंक चाहिए, तो 2 पहले से है 25। अगर 3 होता तो ये पीछे वाला अंक इस पीछे में शिफ्ट कर देते, और अगर 1 ही होता तो वो पीछे में 0 लगा देते। अगर मान लीजिए खाली 5 है तो 5 के पीछे में 0 लगाते, 0.5 करते, ठीक है। ये भी स्पष्ट रूप से समझ में आना चाहिए। तो 10.25% जो है आपका निकला क्या जो है CI। और अगर बोल रहा है हमें SI चाहिए, तो भाई 10.25 का वैल्यू दे रखा है कि धन है क्या? उसी चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है भाई 410 रुपया, ठीक है। तो 10.25 का वैल्यू है आपका 410। हमें चाहिए सीधा सीधा 10%, क्योंकि साधारण ब्याज जो होता है रेट गुने टाइम प्रतिशत होता है मूलधन का। तो 5 गुना के 10%। तो भाई जिसका 410 है, 10.25 410 है, तो हमें 10% चाहिए खाली। तो 400 आंसर हो जाएगा। देखिए 10.25 का वैल्यू 410 नहीं होगा, 400 के हिसाब से 0.25 का वैल्यू हो जाएगा आपका 10। तभी तो 1% बराबर 40 होगा ना भाई। सॉरी 10%, 1% बराबर 4 होगा ना, है ना। ऐसे ही ना, हाँ ऐसे ही है, ठीक है। 1% बराबर 4, तो 0.25 बराबर कितना हो जाएगा? सही है जी, एकदम सही है। 10.25 बराबर आपका 410। तो हमें सिर्फ 10% का वैल्यू चाहिए, तो हमारा आंसर जो है आपका 400 हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न यहाँ पे कि कोई व्यक्ति अपने घर से विद्यालय 50 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जाता है और जो है x किलोमीटर पर घंटा की चाल से वापस आता है, तो आपका जो है औसत चाल पूछ रहा है, ठीक है। हाँ, औसत चाल दे रखा है 37.5, तो आने वाली चाल पूछ रहा है। देखिए विद्यालय गया और विद्यालय से आया, एक बार तो गया और एक बार आया, क्या कॉमन है? दूरी कॉमन है। और जब दूरी कॉमन रहे ना मेरे भाई बंधु, तो आपको दोनों चाल में क्या डिफरेंस, औसत के रिलेशन में क्या फार्मूला लगाना है? 2 गुने पहला चाल गुने दूसरा चाल बट्टा पहला चाल प्लस दूसरा चाल, ठीक है। ये फार्मूला आपको लगाना है। तो 2 गुने 50 गुने x कर लेंगे, और एगो हमारा चाल 50 है और एगो x है ना। और 37/2 को 37.5 को मैं लिख सकता हूँ 30, 30, 60, 14, 74, 75/2 लिख सकता हूँ, ठीक है। 75/2 मैं लिख दिया, है ना। तो यहाँ से कैलकुलेशन कर लेंगे आप। 25 दूना के 50 और 25 तिहाई के 75, ठीक है। और इसके बाद 3 कोई कटेगा? नहीं कटेगा। दूना 4 दूना 8x का वैल्यू आ गया हमारा 3x प्लस 150, ठीक है। इधर से आएगा तो 5x बराबर 150, x का वैल्यू आ गया हमारा 30। तो 30 किलोमीटर पर आवर जो है हमारा आने की चाल होगी, ठीक है। फिर से समझिए, जब भी मैंने कहा कि भाई दूरी कांस्टेंट रहे और 2 चाल एक बार गया एक बार आया, तो औसत चाल 2 गुने v1 गुने v2 बराबर v1 प्लस v2 होती है। इसी में आपको इसको पिरोना है, आपका आंसर निकल जाएगा। एक बात क्या होती है कि टाइम कांस्टेंट है, कि 4 घंटे तक चला और फिर 4 घंटे तक चला, लेकिन जो है आपका इसमें चाल एक बार 60 से चला और एक बार x से चला, और इस मान लीजिए औसत जो है आपका 37.5 ही रहा। इसमें हिसाब ऐसा बनता है कि कोई व्यक्ति 4 घंटे तक 60 के स्पीड से,
फिर 4 घंटे तक x किलोमीटर के स्पीड से, और औसत चाल मान लीजिए कि 37.5 है। यहाँ पे जो है औसत दोनों मैं चाल ही लेके दिखा देता हूँ। एक तो 4 घंटे तक चला आपका 60 के स्पीड से, फिर 4 घंटे तक चला मान लीजिए 50 के स्पीड से, तो औसत चालते यहाँ पे क्या समय कॉमन है, तो समय कॉमन के लिए क्या होता है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो, तो 60 + 50 अब बट्टा 2 से भाग देना है, 6 × 5 = 110 बट्टा 2 मैंने 55 किलोमीटर पर आवर जो है आंसर होगा। तो दोनों केस में आप समझ गए, जब दूरी कांस्टेंट हो तो 2 × xy बट्टा x + y या v1 v2 बट्टा v1 + v2, और जब समय कांस्टेंट हो तो x + y बट्टा 2 डायरेक्ट औसत चाल होती है। ठीक है, अगला है हमारा प्रथम 25 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए मैं प्रथम विषम संख्या सम संख्या बता चुका हूँ। अगर लगातार विषम संख्या की औसत की कर रहा है, n विषम संख्या की औसत लगातार आपसे मांग रहा है तो n ही जो होता है औसत होता है, और n सम संख्या का औसत अगर आपसे मान रहा है तो n + 1 होता है। ये कैसे होता है, अगर आप भूल जाए ना तो आप सिद्ध भी कर सकते हो। जैसे मान लीजिए 1 + 3, मैंने 2 विषम संख्या रखा है, दोनों को जोड़ो 4, औसत क्या होता है, आंकड़े से भाग देना तो 2 आया, तो 2 ही विषम संख्या लिया था, 2 औसत आया। आप किसी को भी इतना ही आएगा। सम संख्या 2 ले लेते हैं, 2 + 4 6, 6 में हम 2 का भाग लगाएंगे, कितना आएगा 3। हमने कितना संख्या लिया था, नंबर 2 डिजिट लिए थे ना भाई, 2 और 4, तो 2 से भाग दिए थे तो 3 निकला है। तो 2 के रिलेशन में कैसा है, n + 1 है, मतलब 2 + 1 है ना, तो जितना सम संख्या लेंगे उससे एक ज़्यादा औसत आता है। विषम संख्या जितना ही लगातार रहेगा उतना ही औसत आता है। इसके अलावा एक प्रश्न यहाँ पे, कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान 20 किलोमीटर पर आवर से जाता है, 30 किलोमीटर से वापस आता है, औसत चाल। तो यही बात है, 2 × 20 × 30 बट्टा 50, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 × 20 के 8 × 12 = 24, 24 किलोमीटर पर आवर जो है आपका औसत हो जाएगा। ये बता चुके हैं इसीलिए फास्ट भाग रहे हैं, क्यों सेम चीज़ में टाइम नहीं गंवाना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा इस वीडियो का एक लास्ट प्रश्न मैं टाइम एंड वर्क से ही रखा हूँ। ऐसे टाइम एंड वर्क अगर आपको समझ में आता है तो कुछ भी असंभव नहीं है, ट्रेन ब्रेन भी वही है, लेकिन ट्रेन में थोड़ा सा और समझाने के लिए मैं ट्रेन का एक सवाल यहाँ पे अपने मन से रखा हूँ। कल ट्रेन के सवाल मुझे प्राप्त नहीं हो पाए थे। ठीक है, यहाँ देखिए ये जो प्रश्न है आपका, ये कह रहा है कि 2 ट्रेन एक समान दिशा में यात्रा कर रहे हैं। सबसे पहले सापेक्षिक चाल पे बात हम कर लेंगे, इसीलिए मैं इसको रखा हूँ क्योंकि आपके एग्जाम में रोज क्वेश्चन आ रहा है। सापेक्षिक चाल, अगर सेम डायरेक्शन में 2 ऑब्जेक्ट, 2 ट्रेन, 2 आदमी, 2 गाय, 2 बैल, 2 साइकिल, 2 चीता, कुछ भी जा रहा हो तो सापेक्षिक चाल v1 - v2। अगर यही विपरीत दिशा में जा रहा हो तो फिर क्या करेंगे, v1 + v2। इतना समझ में आता है। इसके बाद मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए किलोमीटर को हम 5/18 से गुना करते हैं, और किलोमीटर को हम मीटर प्रति सेकेंड में अगर बदलने के लिए मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए किलोमीटर को 5/18 से गुना करते हैं। और अगर हमारा मीटर प्रति सेकेंड में ही दिया हो और किलोमीटर में चेंज करना है तो 18/5 से गुना करते हैं। ठीक है, इतना बात ध्यान रखना है। और समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल, ये चीज़ ध्यान रखना है, आपका ट्रेन का सवाल बन जाएगा। इसके अलावा कुछ और नॉलेज रखना है, जैसे पेड़, छोटा खंबा, गाय, आदमी, साइकिल, इस सब को जो है सिग्नल, इस सब को दूरी नगण्य माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये सवाल बना लेते हैं। 2 ट्रेन समान दिशा में यात्रा कर रहे हैं, सापेक्षिक चाल घटेगा कि जुड़ेगा, तो घटेगा जी। चाल 60 है, 42 है, सापेक्षिक चाल कितना आ जाएगा, 60 में से 42 गया तो 18 किलोमीटर पर आवर जो है आपका सापेक्षिक चाल आ गया। ठीक है, क्रमशः 500 मीटर लंबा है और 300 मीटर लंबा है, टोटल दूरी कितना हो गया जी, 800 मीटर। ठीक है, तो एक दूसरे को पार करने में समय लगेगा। अब दूरी भी है मेरे पास, चाल भी है, समय नहीं निकल जाएगा, तो समय बराबर दूरी बट्टा चाल, चाल है 18। ये सवाल में मैं आगे की प्रोसेस नहीं करूँगा, आप लोग मुझे बना के बताएंगे, तब मैं समझूंगा कि आप लोग जो है इंटरेस्टेड हैं, अंत तक देखते हैं वीडियो, है ना। तो ये मैं आपके भरोसे छोड़ता हूँ, आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा और ये वीडियो आपके जो है SSC GD के एग्जाम में क्रैश कोर्स का काम करेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।